एक लड़की पढ़ाई में बहुत ही होशियार होती है। वह इंटर में 98% अंकों के साथ पास करती है और उच्च क्लास में दाखिला ले लेती है क्योंकि उसका सपना था यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करके आईएएस अधिकारी बनना। लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं, उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। वह लड़की जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है तो उसके जो माता पिता होते हैं उसकी शादी तय कर देते हैं। जब यह बात उस लड़की को पता चलती है कि उसके माता पिता उसकी शादी तय कर दिए हैं तो वह लड़की बिल्कुल मायूस हो जाती है। यह सोचती है कि अब हमारा सपना सपना रह जाएगा, वह सपना पूरा नहीं होगा कभी। अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करती है और शादी कर लेती है। जब वह ससुराल जाती है तो उसे बहुत उम्मीद होती है कि हमारे पति हमारे सपने को पूरा करने में साथ देंगे, लेकिन उसके साथ वहाँ भी वही होता है। उस लड़की के सास ससुर उसके सपने को पूरा नहीं होने देना चाहते। जब भी वह लड़की पढ़ने बैठती तभी जिस तरफ से आती उसी तरफ से कहने लगती, ताना देने लगती कि पढ़ाई लिखाई कर कर क्या करोगी, क्या तुम्हें कलेक्टर बनना है? करना तो तुम्हें घर का काम ही है, तो पढ़ाई लिखाई बंद करो और अपने काम में ध्यान दो। वह लड़की इन लोगों की बातों को सुनकर मायूस हो जाती है। वह सोचने लगती है कि हमारा सपना यहाँ भी अधूरा रह जाएगा, यहाँ भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी वह लड़की हार नहीं मानती है। वह अपने जिद पर अड़ी रहती है कि हमें पढ़ाई करना है तो करना है। ये इसी बात को लेकर उसके घर में सास ससुर से झगड़ा होने लगता है। झगड़े शुरू हो जाते हैं। उस लड़की का जो पति होता है लड़की का साथ नहीं देता है, लड़की का साथ नहीं दे पाता है क्योंकि वह अपने माता पिता के विरुद्ध कुछ बोल नहीं पाता है। जब उसे लगा कि हमारा सपना पूरा नहीं होगा तो वह लड़की सीधा कोर्ट में पहुंच जाती है और कोर्ट में तलाक के लिए केस फाइल कर देती है। केस फाइल करने के बाद वह लड़की पढ़ाई में जी जान लगा देती है। आखिरकार एक दिन वह समय आ ही जाता है जब वह लड़की अपने मंजिल को पाने में कामयाब हो जाती है। जिस कामयाबी के शिखर पर वह लड़की पहुंच जाती है वहां तक पहुंचने में लोगों को वर्षों मेहनत करने में लग जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। आखिरकार उस लड़की के रास्ते में अनेकों बाधाएं आई, अनेकों रोड़े आए, उसके बावजूद वह अपनी मंजिल को कैसे हासिल करती है और अपने तलाकशुदा पति से कैसे मिलती है, किस हालत में मिलती है, हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी कहानी। दोस्तों नमस्कार, मैं रविरेश कुमार। मेरे इस तिरछी दास्तान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक दिन कलेक्टर ऑफिस में बहुत हलचल थी। उस दिन नई कलेक्टर मैम साहिबा आने वाली थी। सुबह का समय होता है, वहाँ जितने स्टाफ होते हैं सब मैडम साहिबा के आने के उपलक्ष्य में तैयारियों में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में जब 10 बजता है तो एक सफ़ेद कलर की मारुति आती दिखाई देती है। जितने स्टाफ होते हैं सब फूल माला लेकर बिल्कुल उपस्थित होते हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही मारुति रुकती है वैसे सारे कर्मचारी मारुति के पास पहुंच जाते हैं और उसमें से एक स्टाफ मारुति का गेट खोलता है। मैडम साहिबा जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं। मैडम साहिबा का नाम होता है प्रिया। जब कलेक्टर मैम मारुति से बाहर निकलती हैं तो जितने स्टाफ होते हैं सब फूल मालाओं से स्वागत करते हैं और मैडम साहिबा अपने ऑफिस में चली जाती हैं। जैसे ही मैडम साहिबा अपने कैबिन में पहुंचती हैं, वहां जितने स्टाफ होते हैं सभी स्टाफ कैबिन में पहुंच जाते हैं, उपस्थित होते हैं। जो बड़े बाबू होते हैं वहाँ के बड़े बाबू सारे स्टाफ की परिचय मैडम साहिबा से कराते हैं। जब सभी स्टाफ का परिचय हो जाता है तो नंबर आता है प्रेम सिंह सैनी का। तो जब प्रेम सिंह सैनी का नंबर आता है तो मैडम बड़े बाबू को मना कर देती हैं कि बड़े बाबू आप इनका परिचय मत कराइए, ये अपना परिचय स्वयं देंगे।
तो प्रेम सिंह सैनी जो होता है वो मैडम साहिबा से कहता है कि मैडम जी, हमारा नाम प्रेम सिंह सैनी है, हम यहाँ पर क्लर्क हैं। इतना कहकर प्रेम सिंह सैनी जो होता है वो कैबिन से बाहर चला जाता है। प्रेम सिंह सैनी जब कैबिन से बाहर जाता है तो बड़े बाबू देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि किसी बात को लेकर प्रेम सिंह शायद में नाराज हो गया हो, और वहाँ के जितने स्टाफ होते हैं किसी को अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग मैडम साहिबा की तारीफ करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, उनके रूपों की चर्चा करते हैं, उनके कामों की चर्चा करते हैं। तभी बड़े बाबू प्रेम सिंह के पास आते हैं और प्रेम सिंह से कहते हैं कि प्रेम सिंह, जिस तरह से तुम कैबिन से बाहर आए हो निकलकर, इस तरीके से तुमको नहीं आना चाहिए था। मैडम को बहुत बुरा लगा होगा। आखिर बात क्या है, बताइए तो। प्रेम सिंह जो होता है वह कुछ जवाब नहीं देता है। जब बड़े बाबू को कोई जवाब नहीं मिलता है तो बड़े बाबू वहां से चले जाते हैं। जब अगला दिन होता है तो प्रेम सिंह ड्यूटी पर नहीं आता है और बड़े बाबू को फोन लगाकर बता देता है कि बड़े बाबू, मैं आज ड्यूटी पर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब होते करते एक महीना बीतता है तो वहाँ जितने स्टाफ होते हैं किसी न किसी काम को लेकर छुट्टी पर चले जाते हैं। वहाँ कोई भी स्टाफ नहीं बचता है। तब मैडम की नज़र जाती है प्रेम सिंह सैनी के सीट पर। कई दिनों से मैडम प्रेम सिंह को जब अपने सीट पर नहीं देखती हैं तो एक दिन बड़े बाबू को अपने कैबिन में बुलाती हैं और पूछती हैं कि बड़े बाबू, क्या प्रेम सिंह इस समय ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं? बड़े बाबू कहते हैं, नहीं मैडम, वो इस समय छुट्टी पर हैं, वो इस समय आ नहीं रहे हैं। मैडम कहती हैं कि क्या उन्होंने कोई छुट्टी ली है, कोई सूचना दी है? तो बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं मैडम, ना तो छुट्टी ली है और ना ही कोई सूचना दिया है। मैडम साहिबा नाराज हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि इस तरीके से किसी कर्मचारी को अनुपस्थित होना ये अच्छा नहीं है। तब बड़े बाबू प्रेम सिंह के पास फोन लगाते हैं और मैडम के नाराजगी के बारे में प्रेम सिंह से बताते हैं। प्रेम सिंह यह सुनते ही अगले दिन भागकर ड्यूटी पर आ जाता है। फिर मैडम के कैबिन में जाकर उपस्थित हो जाता है मैडम के सामने। मैडम प्रेम सिंह से कहती हैं कि इस तरीके से छुट्टी लेना, इस तरीके से अनुपस्थित होना यह अच्छा नहीं है। यह सरकारी ऑफिस है, यह घर नहीं है कि अपनी मर्जी से काम करोगे। जब चाहोगे आओगे, जब चाहोगे नहीं आओगे। यहाँ सरकारी कुछ नियम कायदे कानून है। आपको अगर छुट्टी ही लेनी थी तो आप एप्लीकेशन दे देते, उसके बाद में छुट्टी ले लेते। प्रेम सिंह खामोश खड़ा था, वह कुछ बोल नहीं रहा था। मैडम अपनी बात को जारी रखती हैं और कहती हैं कि ऐसी गलती आइंदा कभी मत करिएगा, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। उतने में प्रेम सिंह सर उठाकर कहता है कि मैडम, हम सरकार के नौकर हैं, किसी अधिकारी के गुलाम नहीं हैं। मेरी छुट्टी बाकी थी इसलिए मैंने छुट्टी ले लिया। इतना कहकर वह कैबिन से बाहर चला जाता है। तब मैडम प्रिया बड़े बाबू को बुलाती हैं और प्रेम सिंह के बारे में पूछती हैं। तब बड़े बाबू कहते हैं, मैडम साहिबा, 2 साल हुआ इनकी यहाँ पर पोस्टिंग हुए। जब से इनकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, जब से ये यहाँ पर आए हैं, तब से बिल्कुल खामोश रहते हैं। ना तो इनकी किसी से दुश्मनी है, ना ही किसी से इनकी यहाँ पर दोस्ती है। बिल्कुल अकेले तन्हाइयों में बैठे रहते हैं। अब मैडम को आए यहाँ पर कई महीने हो जाते हैं। तो मैडम के कामों की चर्चा, मैडम के अनुशासन की चर्चा ऑफिस से लेकर पूरे जिले में फैल जाती है। पूरे जनता के बीच में चर्चा होने लगती है। जब इस बात की जानकारी मैडम साहिबा को होती है कि हर टेंडर में वर्मा जी का कमीशन फिक्स होता है, तो वर्मा जी के ऊपर मैडम नकेल कसना शुरू कर देती हैं। प्रेम सिंह को गुस्सा आ जाता है, जाकर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। पूरा वहाँ का जो स्टाफ होता है, सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है। मैडम साहिबा को जब शोर शराबा सुनाई देता है तो वह अपने कैबिन से बाहर आकर देखती हैं। जब देखती हैं, पूछती हैं
तब तक सारा झगड़ा शांत हो जाता है। सब लोग, सारे कर्मचारी अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर मैडम अपने कैबिन में चली जाती हैं और बड़े बाबू को बुलाती हैं। बड़े बाबू से पूछती हैं कि आखिर ये बात कैसी हो रही थी, ये शोर शराबा कैसा हो रहा था। बड़े बाबू कहते हैं कि मैडम, वर्मा जी आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। यह बात प्रेम सिंह को बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने वर्मा जी से झड़प कर लिया, हाथापाई कर ली। मैडम बड़े बाबू से प्रेम सिंह को अपने कैबिन में बुलवाती हैं। जब प्रेम सिंह आ जाता है तो प्रेम सिंह से मैडम पूछने लगती हैं, आखिर शोर शराबा कैसे हो रहा था, वहाँ जो इतना हंगामा मचा था वो किस लिए मचा था। प्रेम सिंह सर नीचे करके कहता है कि मैडम, वो जो वर्मा जी हैं, वर्मा जी आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें कर रहे थे, आपकी बुराई कर रहे थे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उनसे भिड़ गया, हाथापाई होने लगी। मैडम कहती हैं कि बुराई हमारी कर रहा था। प्रेम सिंह गुस्से में सर उठाकर कहता है, मैडम हम अलग हो गए तो क्या हुआ, अगर आपके खिलाफ कोई उल्टी सीधी बातें करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर प्रेम सिंह मैडम के कैबिन से बाहर चला जाता है। तब मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रुमाल निकालती हैं और झट से अपने आंसू को पोंछ लेती हैं। अब सब कुछ शांत हो गया था, सारे झगड़े शांत हो गए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक 2 दिन के बाद मैडम साहिबा के ऑफिस में फ़ोन आता है कि मैडम, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं, वो अपना दरबार लगाएंगे। जिस दिन मंत्री को आना था उस दिन वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, सारे स्टाफ जल्दी सुबह आ गए थे, लेकिन प्रेम सिंह का अता पता नहीं था। प्रेम सिंह को मैडम बार बार देख रही थी, लेकिन प्रेम सिंह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो बड़े बाबू को बुलाती हैं मैडम और कहती हैं कि पता करो प्रेम सिंह है कहाँ पर, वो आया क्यों नहीं, सारे कर्मचारी आ गए हैं, प्रेम सिंह क्यों नहीं आया। बड़े बाबू प्रेम सिंह के घर पर फोन लगाते हैं और पता करते हैं। तब पता चलता है कि कल रात को कुछ बदमाशों ने प्रेम सिंह के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। वो उनको घायल अवस्था में एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किए हैं। बड़े बाबू इस घटना के बारे में जब मैडम से बताते हैं, मैडम जैसे ही इस घटना के बारे में सुनती हैं, मैडम के चेहरे का रंग उतर जाता है, उनके चेहरे पर बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है। बड़े बाबू, यहाँ की जो तैयारी है आपको देखनी होगी, यहाँ की सारी तैयारी आप देख लीजिएगा, मुझे इसी वक्त इसी समय हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। बड़े बाबू कहते हैं, मैडम अगर आप चली गई तो मंत्री जी आएंगे, नाराज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ के किसी कर्मचारी को हॉस्पिटल हम भेज देते हैं उनकी हालचाल जानने के लिए। मैडम कहती हैं, नहीं, मुझे मंत्री के आगमन से ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटल में पहुँचना। जब हॉस्पिटल में मैडम पहुँचती हैं तो वहाँ के लोग देखकर बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं, आखिर बात क्या है, मैडम को यहाँ पर आना पड़ा। लिफ्ट उस समय दूसरे मंजिल पर फंसी थी। मैडम सीढ़ियों के माध्यम से सेकंड मंजिल पर पहुंच जाती हैं, सीधा आईसीयू वार्ड में। जब देखती हैं वहां पर प्रेम सिंह को, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफ़ी देर तक वहां पर अपना समय देती हैं। उतने बीच में ऑफिस से कई फ़ोन आ चुके थे, लेकिन मैडम कोई भी कॉल रिसीव नहीं करती हैं। जब बड़े बाबू एक बार लास्ट कॉल करते हैं, तब मैडम उस वार्ड से बाहर आती हैं और फ़ोन रिसीव करती हैं। बड़े बाबू कहते हैं, मैडम मंत्री जी नाराज़ होकर चले गए। मैडम कहती हैं, कोई बात नहीं। फिर डॉक्टर को मैडम हिदायत देती हैं कि प्रेम सिंह के इलाज में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से अच्छा इलाज करिएगा, इन्हें जल्दी ठीक करिए। इतना कहकर मैडम अस्पताल से चली जाती हैं। वह पहुंचती हैं अपने ऑफिस में। बड़े बाबू से फ़ोन करवाकर हालचाल लेती रहती हैं। जब 2 4 6 दिन बीत जाता है तो मैडम
का विचार बनता है कि चलते हैं आज हम प्रेम सिंह के घर पर प्रेम सिंह को देखने। अपने ड्राइवर को बुलाती हैं और कहती हैं कि आज हम प्रेम सिंह के घर पर चलेंगे। मैडम के साथ में जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी चल देते हैं। जब प्रेम सिंह के घर पर मैडम पहुंचती हैं तो प्रेम सिंह के गांव वाले देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार कलेक्टर मैम साहिबा आज यहाँ कैसे आ गई, किस कारण से आई हुई हैं। जब प्रेम सिंह के घर पर पहुंचती हैं, प्रेम सिंह को जी भर के देखती हैं, पलकें नहीं झपकती हैं। टेबल पर गिलास रखा हुआ था, दवा रखी हुई थी, दवा लेती हैं और गिलास में पानी डालती हैं, प्रेम सिंह को खिलाती हैं। प्रेम सिंह से कहती हैं कि यहाँ पर तुम अकेले रहते हो क्या? प्रेम सिंह आंखों में आंसू लिए कहता है, हाँ मैडम, मैं अकेले रहता हूँ इस कमरे में। मैडम कहती हैं कि तभी तो यहाँ पर कितना कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा हुआ है, बीवी बच्चे नहीं रहते हैं क्या? इतनी बात सुनते ही प्रेम सिंह के आंखों से आंसू गिरते हैं और जमीन में समा जाते हैं। प्रेम सिंह कहता है कि मैंने अभी तक कोई शादी वादी नहीं की है और ना शादी करने का विचार है। आपने भी तो शादी नहीं किया है। फिर मैडम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैडम कहती हैं कि हाँ, मैंने भी शादी नहीं किया है। मेरे पापा जो हैं मुझ पर बहुत दबाव बना रहे थे कि बेटा शादी कर लो, लेकिन मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन आप मुझे समझोगे। तब प्रेम सिंह आंखों में आंसू लिए कहता है कि मैंने आपको अपने घर से तो निकाल दिया था, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाया हूँ। अभी भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी इंतजार में जी रहा हूँ कि एक ना एक दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब मैडम प्रिया के आंखों से भी आंसू ढरकने लगते हैं और जमीन में समाने लगते हैं। मैडम प्रिया भी कहती हैं कि मैं भी आपकी यादों को नहीं भुला पाई हूँ, आपके प्यार को नहीं भुला पाई हूँ। अभी भी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। प्रेम सिंह कहता है, जो कुछ हुआ हमारी तरफ से हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैडम कहती हैं कि कोई बात नहीं, गलती इसमें हमारी भी है, इसलिए हमें भी क्षमा कर दीजिए। दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। प्रेम सिंह कहता है, मैं आपके खिलाफ, आपकी शिक्षा के खिलाफ नहीं था। मैं अपने माँ बाप के विरुद्ध नहीं बोल पा रहा था, बस इतनी सी मुझ में कमी थी। मैडम कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अगर मैं यहाँ से ना निकलती तो शायद मैं अपने सपनों को साकार ना कर पाती, अपने सपने को पूरा ना कर पाती। जो होता है वह अच्छा ही होता है। मैडम प्रिया कहती हैं कि इसीलिए मैंने तलाक पेपर पर साइन नहीं की थी, वह अभी भी संभाल कर मैं रखी हुई हूँ कि एक न एक दिन हमारे और आपकी मुलाकात जरूर होगी। इतना कहते हुए दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपट जाते हैं, फिर एक दूसरे के पास बैठकर आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला करते हैं, एक दूसरे से अलग न होने का फैसला करते हैं। दोस्तों, यह समय 5 साल बाद आता है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब आप सबका दिल दुखाना नहीं है, आप सबको परेशान करना नहीं है, बल्कि यह सचेत करना है कि आप लोग भी गलत कदम ना उठा लें। कोई भी कदम उठाने से पहले बार बार सोचें, बार बार समझें, एक दूसरे से समझें, तब जाकर अपना कदम बढ़ाएं। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।